चलिए चैप्टर नंबर 11 भारतीय न्याय संहिता। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इंडियन पीनल कोड में ये 141 हुआ करता था, जो भारतीय न्याय संहिता में 189 है। और कॉन्सेप्ट क्या है? अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, या हम इसको ये भी कह सकते हैं अवैध सभा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अनलॉफुल असेंबली। अवैध सभा क्या होती है? तो उसका कंसेप्ट 189 में और पुरानी आईपीसी में 141 में हमको मिलता था। लेकिन सबसे पहले अवैध सभा पर चर्चा करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज असेंबली, सभा क्या होती है। तो आर्टिकल 19(1)(b) में आप लोगों को फंडामेंटल राइट के रूप में असेंबल होने का अधिकार है। मूल अधिकार के रूप में सभा करने की स्वतंत्रता हमको भारत का संविधान देता है। तो सभा क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको सभा कहते हैं। तो सभा होती है कि दो या दो से ज्यादा लोग जहां इकट्ठे हो जाए तो सभा हो जाती है। और ये हमें फंडामेंटल राइट के रूप में उपलब्ध है कि हम सभा कर सकते कहीं पे। लेकिन उसकी दो शर्तें कि ऐसी सभा हथियारों के बिना होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए, पीसेबली असेंबल होने का राइट है, और विदाउट आर्म्स और वेपन भी हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो भारत का संविधान आपको सभा करने की मूल अधिकार प्रदान करता है फंडामेंटल राइट के रूप में। राइट टू असेंबल आर्टिकल 19(1)(b) में आपको दिखाई पड़ता है। अब आर्टिकल 19(3) में इस सभा करने के अधिकार पे आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नजर आते हैं। कुछ हमको उसमें रेस्ट्रिक्शन दिखाई पड़ते हैं। तो दो रेस्ट्रिक्शन दिए गए, एक तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात पब्लिक ऑर्डर भी डिसअफेक्ट नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था भी बाधक नहीं होनी चाहिए, या लोक शांति बरकरार रहनी चाहिए, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बना रहना चाहिए। अगर हम ऐसी कोई सभा करते हैं जिससे कि देश की अखंडता और एकता पर प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उस सभा करने पर रोक लगाई जा सकती है। और अगर हम ऐसी कोई सभा करें जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिसअफेक्ट हो सकता है, लोक व्यवस्था खराब हो सकती है, तब भी ऐसी सभा करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। जहां तक रोक लगाने का प्रश्न है, तो भारत का कानून और अमेरिका के कानून में थोड़ा सा फर्क दिखाई पड़ता है। भारतीय कानून में अगर खतरा विद्यमान हो, खतरे की आशंका पैदा हो, तब भी सभा पर रोक लगाई जा सकती है। मियर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, द रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन सच असेंबली। लेकिन अमेरिका के कानून में खतरा, डेंजर एक्सिस्ट होना चाहिए, खतरा दिखना चाहिए, खतरा विद्यमान होना चाहिए, तो ही वो रोक लगा सकते हैं, अन्यथा सभा करने पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय विधि में सभा करने से पहले भी उस सभा पर रोक लगाई जा सकती है अगर इस बात की एप्रीहेंशन हो जाए, इस बात की आशंका पैदा हो जाए कि दिस पर्टिकुलर असेंबली विल लाइकली टू कॉज डेंजर or disaffect the public order or likely to disaffect the sovereignty or integrity of the nation.
अगर इस प्रकार की एप्रीहेंशन भी हो जाए तो उस सभा को पहले करने से रोका जाया जा सकता है, पहले उस पर रोक लगा दी जा सकती है कि ऐसी कोई सभा नहीं होगी। जैसे हमारा उदयपुर आपने देखा कि पिछले वर्षों में 1-1.25 साल हुआ है कन्हैयालाल हत्याकांड की वजह से पूरे भारत में उदयपुर केंद्र बिंदु रहा। कन्हैयालाल दर्जी की गला काट कर हत्या कर दी। उसकी 1 बरसी जब हुई, उस बरसी पे कुछ लोगों ने शहर के ये डिसाइड किया कि कुछ जुलूस निकालेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, दीपक जलाएंगे, रक्तदान शिविर। वो तो रक्तदान शिविर हुआ, बाकी किसी भी सभा करने की अनुमति कलेक्टर से नहीं मिली। उन्होंने अनुमति नहीं दी, बिल्कुल मना कर दिया गया। क्यों? कि ये मन में था कि इट मे डिसअफेक्ट पब्लिक ऑर्डर, कहीं न कहीं लोक व्यवस्था में बाधा पैदा कर सकता, इसलिए इस प्रकार से लोगों को असेंबल होने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे भारत का ये एस्पेक्ट है कि भारतीय विधि में अगर पहले भी थोड़ा सा संभावना प्रतीत हो जाए, पता लग जाए कि खतरा हो सकता है ऐसी सभा से, तो उस सभा को पहले भी रोकने के आदेश दिए जा सकते। लेकिन वो दूसरी ओर अमेरिकी विधि का जो कानून है उसमें डेंजर एक्सिस्ट होना चाहिए, खतरा कंटिन्यू होना चाहिए या दिखना चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए, पहले से सभा पर रोक वहां नहीं लगाई जा सकती। ये थोड़ी सी लिबरल है बात। हमारे यहाँ पर पहले भी सभाएं रोकी जा सकती। राजपूत वाला कांड नहीं हुआ था, करनी सेना और वो लोग थे, तो इसमें तो ये सब पूरा जुलूस निकाल रहे थे, पूरा वो शांति प्रिय थोड़ी था सर। देखिए, कुछ चीजें बिना अनुमति के भी असेंबल हो जाती है, तो उसको तो कैसे रोको? अब जैसे कन्हैयालाल के जिस दिन जब डेथ हुई थी तो उसके अगले दिन भले प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन हमारे शहर में 15-20 हजार लोग उसकी शव यात्रा में पहुंच गए। तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, अगले दिन बहुत बड़ा जुलूस निकल गया, तो उसके लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं, उन्होंने ली नहीं। और लोगों में इतना रोष था कि लोग सड़कों पे आ गए, कर्फ्यू होने के बावजूद भी शव यात्रा में इतने लोग, मैं खुद वहां पे था, तो हमने जो वो देखा तो वो एक लवाजमा ऐसा था कि कितने, मैंने आज तक इतनी शव यात्रा देखी, ऐसी शव यात्रा नहीं देखी है उदयपुर में, तो हजारों लोग मर गए। तो वहां पर फिर भी पुलिस की जाब्ता था, पब्लिक पीस डिसअफेक्ट नहीं हुआ, पर कोई परमिशन भी नहीं ली गई, वो सभा अपने आप ही हो गई। बट इट विल नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि अनलॉफुल असेंबली हो गई। असेंबली अनलॉफुल तब होगी जब हम इस सेक्शन के कंटेंट पढ़ें। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि असेंबली क्या है। तो असेंबली क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा हो, वो असेंबली है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू असेंबल इज गिवन एज अ फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन 2 बातें ध्यान रखनी है, आपको इकट्ठे होने का अधिकार है, लेकिन हम बिना हथियारों के इकट्ठे हो और पीसफुल शांतिपूर्वक इकट्ठा हो जाए तो असेंबल करने का राइट है। हाँ, दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया तो आर्टिकल 19 क्लोज 3 में रेस्ट्रिक्शन भी लगाया इसमें, और 2 ग्राउंड बनाए। एक तो ये कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी डिसअफेक्ट नहीं होनी चाहिए आपके असेंबली से, और दूसरा आपका पब्लिक ऑर्डर डिसअफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 रेस्ट्रिक्शन है, इन रेस्ट्रिक्शन के साथ हम लोग सभा कर सकते हैं। तो ये तो सभा करने का हुआ। अब हम ये बात करें कि ये सभा कब अवैध सभा कहलाती है, व्हेन असेंबली बिकम्स अनलॉफुल असेंबली, या कब सभा को अवैध सभा कहते हैं। तो आप 189 को पढ़िए, एक बार लाउडली पढ़ लीजिए। सेक्शन 189, an assembly of 5 or more than 5 people is designated as unlawful assembly। ठीक, तो पहली बात तो ये यहां से नोटिस में ले सकते हैं कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, अनलॉफुल असेंबली का पहला एलिमेंट क्या है?
5 या उससे अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो पहला एसेंशियल क्या है? देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सन्स। ठीक, ये पहली बात है। ये नहीं कि 5 लोग जहाँ इकट्ठे हो गए वो अनलॉफुल असेंबली हो गई, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये एक एलिमेंट है उसका। उसके बाद आगे पढ़िए। If the common object of the persons composing such assembly is, ठीक, दूसरी बात ये भी नोट कर सकते हैं। पहली बात क्या है? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। दूसरी बात क्या है? इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में फर्क है। मैं पहले आपको कॉमन इंटेंशन पढ़ा चुका हूं। जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो था उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बात आई है कॉमन ऑब्जेक्ट की। तब वहां भी मैंने बताया क्या फर्क होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। कोई आप में से कोई बताएगा? एनीवन? कॉमन इंटेंशन में सर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, और कॉमन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति। और इसके अलावा उत्तर पूरा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। ये भी नहीं कह सकता कि गलत है, आपने वो डिफरेंस कर दिया, पर सेटिस्फाई नहीं है। एनीवन एल्स? सर वो आपने जो चोरी वाला एग्जांपल दिया था ना, कि मतलब जैसे कोई डायमंड को चुराने के लिए इंडस्ट्री कोई लोग कॉमन इंटेंशन उनकी चोरी है। और बट व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ एक में प्रिंसिपल mere ऑफ presence, एक में मियर प्रेजेंस जो है वो आवश्यक होती है, और एक में प्रेजेंस आवश्यक नहीं। कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर आप अनलॉफुल असेंबली के सदस्य हो तो वही सफिशिएंट है आपको लायबल ठहराने के लिए। वो तो कॉमन ऑब्जेक्ट में आए ना बेटा। हाँ वो प्रेजेंस इज नियरली सफिशिएंट, वो कॉमन ऑब्जेक्ट का पार्ट है। हाँ, तो कॉमन इंटेंशन का क्या बताया था वो भी याद करो। मियर मतलब इंटेंशन का मतलब हाँ आया। मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड एंड पार्टिसिपेशन। द बेसिक या एसेंशियल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी और कॉमन इंटेंशन इज मीटिंग ऑफ माइंड एंड पार्टिसिपेशन। मस्तिष्क मिलन होना चाहिए, मतैक्य होना चाहिए, और पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, सहभागिता भी होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इस क्लास के इस धड़े के लोग जो इधर इधर वाली बेंचेस पे बैठे, ये 8-10 जने ये तय करते हैं कि उदयपुर में एक एग्जीबिशन लगी है, उस एग्जीबिशन में एक हीरा रखा गया है करोड़ों रुपए का। हम 8 लोग मिलके इस हीरे को आज रात को चुरा लेंगे। अब आप 8 लोग इसके लिए मीटिंग ऑफ माइंड करते हो, बैठ के मीटिंग करते हो। गाड़ी कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। रिवॉल्वर कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। दूसरी क्या चीजें होगी? सब आप लोग तय करते हो बैठ के। आप सब लोगों का आपस में मीटिंग ऑफ माइंड है कि शाम को 7 बजे मिलना है, मैं तुझे लेने आऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, और हम सब लोग मिलके हीरा चुरा लेंगे। तो ये सब आपका क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड है। आप सब लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस किया है और आप सब लोग एक दूसरे के आशय को जानते हो, इसलिए आपका इंटेंशन कॉमन कहा जाएगा। अब दूसरी ओर इसी क्लास के दूसरा धड़ा, ये लोग इधर भी 7-8 लोग हैं, और ये 8 लोग आप लोगों से मीटिंग ऑफ माइंड किए बिना, यूं सोच लो अभी आप क्लास में नहीं हो, ये 8 लोग अलग हैं, वो 8 लोग अलग हैं। ये उदयपुर के किसी इलाके के 8 लोग हैं, आप किसी इलाके के 8 लोग। अब ये 8 लोग भी उसी हीरे पे नजर रखते हैं और ये आपस में तय कर लेते हैं कि अपन भी हीरा चुराएंगे। कोइंसिडेंटली टाइम एक ही पिक कर लेते हो, 7 बजे का। 7 बजे सब लोग हीरा चुराने पहुंच गए, पुलिस आगे पकड़ लिया सबको, सारे के सारे पकड़ा जाओगे तो सबका ऑब्जेक्ट कॉमन था। ऑब्जेक्ट हीरा चुराना था, कॉमन था, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रेजेंस इज सफिशिएंट टू हैव लाइबल अ पर्सन। आप लोगों की सबकी प्रेजेंस ही आपको तय बना देती। ये बात और है
कि आपका आपके साथ मीटिंग ऑफ माइंड थोड़ी था, ये अलग मोहल्ले के लोग हैं, ये अलग कम्युनिटी के लोग हैं, आप अलग कम्युनिटी या मोहल्ले के लोग हो, आप अलग जगह से रहे। हाँ, आपका आपस में सबका मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, आपका सबका आपस में मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन बात कॉमन ऑब्जेक्ट की आएगी तो आपका ऑब्जेक्ट कॉमन था। और जहां बात ज्वाइंट लाइबिलिटी की आएगी तो इन सब की लाइबिलिटी ज्वाइंट है और इन सब की लाइबिलिटी भी ज्वाइंट है। तो ये फर्क होता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि मियर प्रेजेंस इज सफिशिएंट टू मेक लायबल पर्सन। किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र उसे दायी बनाने के लिए पर्याप्त होती है। जबकि जो ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, उस ज्वाइंट लायबिलिटी में मीटिंग ऑफ माइंड प्लस पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। तो मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी होता है, मतैक्य जरूरी होता है, एक दूसरे को सब कुछ पता होता है, सब लोगों ने मिलकर तय किया होता है। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कि मान लीजिए कोई छात्र नेता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आया कि अरे वीसी साहब हमारी मांगे नहीं मान रहे, चलो हर क्लास में घुसा और हर क्लास से लड़कों को बाहर निकाला, लड़कियों को बाहर निकालो, चलो चलो चलो। नेता के पीछे पूरा कॉलेज वीसी साहब के वचन। अब उसे तो नेतागिरी करनी है, उस लड़के ने नेतागिरी के चक्कर में वीसी साहब को गाली गलौज कर दी, गिरेबान पकड़ लिया। अब तुरंत वीसी ने फोन किया, पुलिस आ गई। अब आप मौके पे सब लोग खड़े, नेता तो आगे अकेला था कमरे में और भीड़ पूरी बाहर खड़ी है। आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ छात्र एकता जिंदाबाद। क्या कर रहे हो? छात्र एकता जिंदाबाद। पुलिस आ गई, आप सबको पकड़ के ले गई। आपको क्या करना था? आपको तो पता भी नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड भी नहीं कि क्या करना था, कौन सी मांग थी, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन क्या कर रहे थे? छात्र एकता जिंदाबाद। इस छात्र एकता जिंदाबाद के चक्कर में जेल जाना पड़ा, बिकॉज कॉमन ऑब्जेक्ट प्रेजेंस इज मियरली सफिशिएंट टू हैव लायबल पर्सन। किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र उसे दंडनीय बना देती है। यहां उपस्थिति के लिए दंड मिले। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे तो पता ही नहीं, साहब मैं तो अनलॉफुल असेंबली का सदस्य नहीं। आप हो क्यों? क्या आप वही काम कर रहे हो जो अनलॉफुल असेंबली के लिए जरूरी है? तो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, कॉमन ऑब्जेक्ट समझ आए, कॉमन इंटेंशन को भी साथ लेकर चले, क्योंकि इसके बिना उसे समझना असंभव है। तो ये कॉमन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट के बीच का फर्क होता है। इंटेंशन की दो चीजें अलग होती है कि उसमें मीटिंग ऑफ माइंड और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, और इधर मियर प्रेजेंस इज सफिशिएंट टू हैव लायबल पर्सन। मतैक्य की जरूरत नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं। आप तो पहुंच गए, आपको थोड़ी मीटिंग ऑफ माइंड था, नेता ने आके कहा चलो चलो चलो, आप तो चुपचाप दौड़ पड़े, आपने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। आप तो अपने नेता के पीछे यहाँ सा चलो धरना दे देते, चलो प्रदर्शन कर लेते। दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। चलिए, हाँ निपुर आगे पढ़ो। हमारा ऑनलाइन में भी कोई सवाल है? कोई सवाल तो नहीं है? एग्रीमेंट अमंग ग्रुप ऑफ पीपल टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक बात है, कॉमन ऑब्जेक्ट इज वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स शेयर गोल और ऑब्जेक्टिव। ठीक बात है। चलिए, आंसर किए हैं बच्चों ने ऑनलाइन में। हाँ आगे चलिए। An assembly of 5 or more person is designated as unlawful assembly if common object of person composing that assembly is number ठीक 1. है, अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं, आप लोग भी नोटिस में लोगे कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव यदि अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में निम्नलिखित कार्य करता है तो ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में यदि निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करता है। डज एनी ऑफ द एक्ट गिवन अंडर,
does any of the act given under। ठीक है, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कब बनेगा? जब ये नीचे लिखे हुए काम करता, और काम भी मेरे हिसाब से 5 होंगे, है A B C D E P तक है। हाँ, तो 5 लोग 5 काम या इन 5 में से कोई काम करे तो बनेगी असेंबली अनलॉफुल असेंबली। तो निपुण बाबू पहला काम पढ़ो। aid to overawe by criminal force or show of criminal force the central government or any state government or parliament or legislature of any state or any public servant in exercise of the lawful power of such public servant। ठीक, क्या कह दिया इन्होंने कि केंद्रीय सरकार, संसद, लोक सेवक को जब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनके कर्तव्य के निर्वहन करने से आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा उन्हें रोकना। तो 5 या ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? पहला काम आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा या आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा केंद्र सरकार को, संसद को, राज्यों के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के पालन से रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग पब्लिक सर्वेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव फ्रॉम देयर एक्ट, फॉर परफॉर्मिंग देयर एक्ट बाय क्रिमिनल फोर्स और बाय ओवरवे ऑफ क्रिमिनल फोर्स। सर जो कोविड से पहले 2020 में जो फार्म बिल्स को वापस जो रिपेल करके उन्होंने वापस उसी को अडॉप्ट कर लिया था पुराने वालों को। तो सर इस लॉजिक के हिसाब से तो उस टाइम जितने भी किसानों ने प्रदर्शन किया था उन्होंने भी क्रिमिनल फोर्स दिखाया था, जिसकी वजह से सांसद ने जो नए कृषि कानून पास करे थे उसको वापस रिपेल कर दिए। तो वो भी इस पहले ही बेटा ऐसे जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, हाँ, जो सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किए जाते हैं, हाँ, और उनमें जो भी प्रोटेस्ट किया जाता है, ये रेलें तोड़ना, बसें जलाना, ये सब अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो अनलॉफुल असेंबली में ही होगा। ये बात और है कि बाद में जब गवर्नमेंट के और इनके बीच में जब समझौते होते हैं तो पहली कंडीशन यही होती है कि हमारे केसेस वापस विड्रॉल होंगे, बाकी ये सब अनलॉफुल असेंबली करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक सर्वेंट को कहीं ना कहीं काम करने से रोक रहे हैं। अब रेल की पटरी उखाड़ दी तो रेल नहीं चलेगी, तो रेलवे में काम करने वालों को रोका जा रहा है। इसी तरह संसद को, राज्य के विधानमंडलों को रोका जाए। आगे